बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे बच्चों, बात दरअसल यूं है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिटेल के साथ। ठीक है, अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए ते तुसी जाओ चैनल ते प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर ते उत्थे तुहानू सारे दे सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, वन बाय वन मैं आप लोगों को डिटेल के साथ समझाऊंगा ते बंदे दे पुत्र बन के पूरा लेक्चर तकना है। ठीक है, अच्छा, अब टॉपिक है हमारा 2.1.1 कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है। अब बेसिकली एक क्लोज्ड वेसल होती है, ठीक है, हैविंग इलेक्ट्रोड्स at either end and containing a gas at low pressure। एक ट्यूब होती है शीशे की, एक वेसल होती है शीशे की, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं दोनों साइड्स पे, और उस ट्यूब के अंदर गैस होती है कोई ना कोई, या सिंपल एयर भी हो सकती है, एट लो प्रेशर, प्रेशर कम होता है। ठीक है, अब थोड़ी सी आपको मैं कंस्ट्रक्शन भी रिमाइंड करवा देता हूं। जैसे देखो, ये एक ट्यूब है ना ग्लास की, इसमें आपने ये दो प्लेट्स जो हैं, कोई भी मेटल आप यूज कर सकते हो जो कि अच्छी कंडक्टर होती है, उसकी आपने ये दो प्लेट्स ली। ठीक है, इस प्लेट को अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करवा दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को आप कैथोड बोलते हो। इस प्लेट को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन करवा दिया और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को आप एनोड बोलते हो। ठीक है, यहां पे आपको ये एक पंप नजर आ रहा है जिसको आप वैक्यूम पंप बोलते हो। इसकी मदद से आप इस ट्यूब में अपना डिजायर्ड प्रेशर रख सकते हैं, जितना भी जरूरत होगा आपको। प्रेशर लो करने का क्या मतलब है कि आपने वैक्यूम पंप के जरिए यहां से इस ट्यूब के अंदर से गैस या जो एयर थी वो निकाल ली, कुछ एक मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे अंदर, तो हम कह देंगे कि अब ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो गया। ठीक हो गया जी, ओवरऑल डिस्चार्ज ट्यूब की आपको समझ आ गई। अच्छा, यहां पे एक और चीज लिखी हुई है ग्रीन ग्लो, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। कैथोड रेज जब ट्रेवल करती हैं तो ये इस एनोड की बैक साइड पे, यहाँ पे इस स्क्रीन से जब टकराती हैं तो चमक पैदा होती है, ग्लो प्रोड्यूस होता है। ग्रीन ग्लो कब प्रोड्यूस होता है? जब इस ट्यूब के अंदर एयर मौजूद हो। ठीक है, कैसे पास आउट कर जाती हैं इस एनोड से? क्योंकि इस एनोड में सुराख होते हैं, परफोरेटेड एनोड होता है ये, तो इसमें से पास आउट करके इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज इस दीवार के साथ, इस बैक वाली वॉल के साथ टकराएंगी और टकराने पर क्या प्रोड्यूस होगी? चमक प्रोड्यूस होगी, ग्लो प्रोड्यूस होगा। क्योंकि ये जो ट्यूब होती है ना, इसकी ये जो वॉल्व्स होती हैं, ये
किसी ऐसे सब्सटेंस की बनी हुई होती हैं जो कि फ्लोरेसेंस क्रिएट करता है, जैसा कि जिंक सल्फाइड। ठीक है, इसी वजह से इसकी वाल्व्स को हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो देख लिया आपने डिस्चार्ज ट्यूब, और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे डिटेल के साथ। अब आ जाते हैं वन बाय वन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है। जे पेरिन, जिसने 1895 में शो किया दैट कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहां पे देखो, ये कैथोड रेज ट्रेवल कर रही हैं। अच्छा, इनको जाना चाहिए था सीधा ऐसे, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे आपको ये एक मैग्नेट नजर आ रहा है। ठीक है, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, मींस के मैग्नेट को करीब लेकर आए, तो ये जो कैथोड रेज थी ये अपने रास्ते से मुड़ गई। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गई अपने रास्ते से। अब ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी या नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, लेफ्ट डिफ्लेक्ट होंगी या राइट डिफ्लेक्ट होंगी, हम उस चीज की डिटेल में नहीं जा रहे। वो फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के जरिए आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से अंदाजा हुआ कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है। बस आपने इतना याद रखना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे कैथोड रेज पर, तो वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ठीक है। सिमिलरली जे थॉमसन ने 1897 में प्रूव किया कि these rays can be deflected towards anode, showing that they are negatively charged. जे थॉमसन ने क्या किया, कैथोड रेज जो सीधा सीधा ट्रेवल कर रही थी ना, उसने दो प्लेट्स रखी। ये जैसा कि आपको नजर आ रही है, नीचे की तरफ पॉजिटिव प्लेट और ऊपर की तरफ नेगेटिव प्लेट। मतलब ये कोई भी कंडक्टर आप यूज कर सकते हो जिसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दोगे तो ये एनोड बन गया या पॉजिटिव प्लेट हो गई, और ये कैथोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है। अब क्योंकि ये रेज जो हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, तो यहां से अंदाजा हुआ कि इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? दे प्रोड्यूस ए ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आप कैथोड रे ट्यूब में एयर यूज कर रहे हैं, तो जब ये कैथोड रेज इस एनोड से पास होकर इस वॉल के साथ टकराएंगी तो ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होगा, चमक पैदा होगी जो कि ग्रीन कलर की होगी। ठीक है। हिटॉर्फ, जिसने 1869 में प्रूव किया दैट कैथोड रेज कास्ट ए शार्प शैडो when an opaque object is placed in their path. कैथोड रेज ट्रैवल कर रही है ना, उनके रास्ते में ना आप कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखो। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जिसका शेडो बन सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसका लाइट में शेडो बनता है उसको आप ओपेक बोलते हो। ठीक है, और दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जिसका साया नहीं बनता, जिसमें से लाइट पास हो जाती है। तो यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है कि ये एक पखा जो तुसी रास्ते च रखा है। ठीक है, इसका एग्जैक्टली यहाँ पे शेडो बन रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इस चीज से उसने प्रूव क्या किया? दिस प्रूव्स दैट दे ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस of cathode.
ये कैथोड है, कैथोड रेज निकल रही हैं, उसने रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसका शैडो बना, यहां से ये प्रूव हुआ कि ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, क्योंकि बिल्कुल इसकी बैक साइड पे सीधा सीधा, ना उत्ते ना थल्ले, शैडो नहीं बना, बिल्कुल सामने शैडो बना। ठीक है, तो यहां से अंदाजा हो गया कि ये एक जो कैथोड रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक हो गया, अभी समझ आ गई होगी तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है जी कि जो कैथोड रेज होती हैं दे कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। दिस वेरीफाइज दैट दे आर मटेरियल पार्टिकल्स एंड हैव सर्टेन मोमेंटम। अब देखो, ये कैथोड रेज ट्रेवल कर रही हैं, इनके रास्ते में ना छोटा सा व्हील रखा, हम साइकिल का व्हील नहीं रखा, बिल्कुल हल्का फुल्का सा, जैसे फॉयल का या कागज का जो है वो व्हील होता है। तो वो नोट किया गया कि जी जब कैथोड रेज इससे टकराई इस व्हील से तो ये घूमने लग गया। तो यहां से अंदाजा क्या हुआ कि भाई इनका कुछ ना कुछ मैस भी होता है, और जाहिर है ये ट्रेवल कर रही है तो इनकी स्पीड भी है। ठीक है, तो मैस टाइम्स स्पीड को आप क्या बोलते हो? मोमेंटम बोलते हो। ठीक है, ये जो कैथोड रेज होती हैं इनकी पार्टिकल नेचर होती है, मीन्स कि ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, कुछ जिसका कुछ ना कुछ मैस भी होता है और वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, अब जाहिर है ये जो व्हील घूमेगा ये ऐसे ही तो नहीं घूमेगा, जाहिर है कोई चीज इससे आगे टकराएगी तो ये घूमेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज when they strike on an anode, particularly with large atomic mass। अच्छा चलो इसी डायग्राम में देख लो, ये कैथोड है और ये एनोड है। अगर मैं एनोड किसी ऐसी मेटल का बना दूं जिसका एटॉमिक मास काफी ज्यादा है, जैसे प्लाटिनम, ठीक है, तो जब ये कैथोड रेज ना उस प्लाटिनम एनोड से टकराएंगी तो होगा क्या? एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो यहां पे याद करने वाली क्या चीज है कि कोई भी ऐसी मेटल का आपने एनोड बनाना है जिसका एटॉमिक मास काफी ज्यादा हो। ठीक है, तो उस केस में जब कैथोड रेज उस एनोड से टकराएंगी तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? They produce heat when they fall on a platinum foil and foil begins to glow। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी प्लाटिनम का, आप यूज कर सकते हो एनोड। इसी तरह से अगर रास्ते में आपने प्लाटिनम की फॉयल रखी, फॉयल मीन्स कोई पतला सा पेपर रख दिया, तो जब ये कैथोड रेज उसके साथ टकराएंगी तो हीट प्रोड्यूस होगी और फॉयल जो होगी वो चमकने लग जाएगी, वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दे कैन आयोनाइज गैसेस। अब जब ये कैथोड रेज ट्रेवल कर रही होती है ना, इनके रास्ते में जो भी गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगी? निकाल देती हैं, क्योंकि देखो कैथोड रेज वो खुद भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब वो किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स के करीब जाएंगे तो वो क्या करेंगे? उसको रिपेल करेंगे और इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और उस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आयन बन गई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि आयोनाइज हो गई गैस, आयन बन गई। ठीक हो गया। They can cause a chemical change in a material on which they fall। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये गैसेस मॉलिक्यूल में से क्या कर देती हैं? इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देती हैं। तो इनके रास्ते में मौजूद थी कि गैस, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो ये भी एक तरह से केमिकल चेंज ही है।
फिर दे आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेशन इन metallic sheets like of aluminium or gold। अच्छा, इनके रास्ते में अगर आप पेपर रख दो, पेपर से भी पास हो जाएंगी ये, या मेटेलिक शीट, अगर पतली सी एक शीट रख दो एल्यूमिनियम या गोल्ड की, तो उसमें से भी ये पास कर जाती हैं। इनकी पेनिट्रेशन पावर होती है, इतनी होती है कि ये मेटल की शीट से भी पास कर जाएं। पेनिट्रेशन का मतलब होता है आर पार हो जाना, ठीक है। सो फाइनली प्रॉपर्टीज तो यहीं तक थी, आगे थोड़ी सी फर्दर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जे थॉमसन डिटरमाइंड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू कैलकुलेट की इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। ये E जो है ये ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और नीचे M जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब चार्ज को आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको आप डिवाइड कर दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो भी बताता हूं इसकी वैल्यू क्या होती है। He concluded that all atoms contain electrons। उसने ये भी कंक्लूड किया कि भाई तमाम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जैसा कि आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े थे आपने एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, जब आप चार्ज को मास से डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो वैल्यू क्या आती है, 1.7588 टाइम्स 10 पावर 11 कूलम्स पर केजी। यही बेसिकली होती है चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वट एवर द गैसेज एंड द वेपर इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस हो या किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स हो, द कैथोड रेज एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज द सेम। जाहिर है तमाम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी कोई भी गैस यूज कर रहे हैं या कोई भी आप सब्सटेंस के वेपर्स यूज कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स ना हो। दिस प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑल एटम्स। तमाम एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। सो चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, 1.758820 टाइम्स 10 पावर 11 कूलम्स पर केजी। जहां पे मैंने आपको बताया कि m जो है वो बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन केजी, जो कि होता है 9.1093836 टाइम्स 10 पावर -31 किलोग्राम्स, ठीक है। ये आप यहां तक भी याद कर लें, 9.10 टाइम्स 10 पावर -31 किलोग्राम्स इनफ है, ठीक है। ये तो एक एब्सोल्यूट वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। E होता है बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो कोलम्ब चार्ज का यूनिट होता है। कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.602 टाइम्स 10 पावर -19 कोलम्ब्स, ठीक है। तो जब आपने इस चार्ज की वैल्यू को डिवाइड किया इस मास से, तो आपके पास ये वैल्यू आई जिसको आप चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक हो गया जी। ये तो था आपका लेक्चर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी जे कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है तो ਤੁਸੀਂ कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर ज़रूर करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।